कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स की जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी, मगर इतिहास के पन्नों में उसका नाम कहीं गुम हो गया। ना इंटरनेट पर उसकी कोई तस्वीर, ना सरकारी फाइलों में कोई खास जिक्र। वो दिन के उजाले में एक फैमिली मैन था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अपनी जान की बाजी लगा रहा था। उसके अपने परिवार को भनक तक नहीं थी कि वो किस खतरे के साए में जी रहा है। उसका मिशन सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे जिद्दी रियासत हैदराबाद को भारत में मिलाना। वो निजाम की नाक के नीचे से अपने रियासत के टॉप सीक्रेट सरदार पटेल तक पहुंचा रहा था। वो खत जो अगर पकड़े जाते तो अंजाम बहुत बुरा होता। लेकिन आज हम उन सीक्रेट लेटर से धूल झाड़ेंगे और आपको मिलवाएंगे उस गुमनाम इंसान से जिसने 1947 में सरदार पटेल की आंख और कान बनकर भारत सरकार को हैदराबाद फतेह करने का रास्ता दिखाया। और वो शख्स कोई और नहीं थे, हैदराबाद रियासत के लॉ और जस्टिस मिनिस्टर दीवान राजा बहादुर अरवमुदु अयंगर थे। और आज पहली बार हम आप सभी को अरवमुदु अयंगर का चेहरा दिखा रहे हैं। हमारी इस सीरीज बर्थ ऑफ अ नेशन में आप सुनेंगे कहानियां उस अहम वक्त की जब भारत आजाद हो रहा था। बात उन हीरोज की जिन्होंने मेहनत और सूझबूझ से एक एक टुकड़े को जोड़कर आज के शक्तिशाली भारत को बनाया। तो शुरू करते हैं। मैं आपका हिस्ट्री होस्ट सचिन साहनी और आज की कहानी अरवमुदु अयंगर की। 10 अगस्त 1947 हैदराबाद के कमरे में अरवमुदु अयंगर तेजी से टाइप कर रहे थे। निजाम ने फौज के कमांडर को हवाई जहाज से यूरोप भेजा है। कमांडर का इरादा स्विट्जरलैंड से हथियार खरीदने का है और उसे छिपाकर पाकिस्तान के रास्ते लाने का है। यह हैदराबाद से दिल्ली के हुक्मरानों के नाम एक गुप्त डिस्पैच था। 4 दिन पहले इसी व्यक्ति ने दिल्ली को हैदराबाद में चल रहे विचलित करने वाले घटनाक्रम की सूचना दी थी। यहां की स्थिति बेहद निराशाजनक है। हिंदू आबादी सैकड़ों की संख्या में पलायन कर रही है। अयंगर का टाइप किया हुआ हर शब्द निजाम की नगरी हैदराबाद में उठ रहे तूफान की ओर इशारा कर रहा था। यह जानते हुए भी कि उनका एक खत उनकी आखिरी खता बन सकती थी, अयंगर दिल्ली को हैदराबाद की पल पल की खबर दे रहे थे। अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन, हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान 1940s के डेकेड में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था, जिसकी वैल्यूएशन आज के सिनेरियो में तकरीबन 240 बिलियन डॉलर्स थी। उसकी अपनी रेल, एयरलाइन, पोस्टल सर्विस और मजबूत सेना थी। दुनिया भर में उसके पावरफुल दोस्त थे। फिर भी उस्मान अली बेचैन था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी ये बेशुमार दौलत अंग्रेजों के भारत से चले जाने के बाद उससे छिन जाएगी। वो नहीं चाहता था कि हैदराबाद का विलय भारत में हो। भारत से अलग रहने के लिए उसने कई साजिशें रची जो नाकाम हुई, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि उसी का सबसे भरोसेमंद सलाहकार अयंगर उसकी हर चाल की खबर दिल्ली पहुंचा रहा था। जुलाई से दिसंबर 1947 के दौरान अयंगर ने लगभग 20 गुप्त खत भारत सरकार को लिखे। हर खत में निजाम की हर चाल और राजनीतिक योजना का पूरा ब्यौरा था। पर सवाल यह है कि उन्होंने अपनी रियासत हैदराबाद को धोखा देकर भारत की मदद करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि वो यूनाइटेड भारत चाहते थे। वो हैदराबाद की आम जनता की दिल की आवाज को समझते थे और उनके लिए कुछ करना चाहते थे। एक बात लेकिन निश्चित है, उनकी खुफिया जानकारी संभवतः निजाम के पतन का कारण बन गई। माउंटबेटन एक्ट के हिसाब से रियासतों के पास 3 चॉइसेस थे, या तो वो भारत में मिले, या पाकिस्तान को चुने, या फिर आजाद रहे। निजाम मीर उस्मान अली खान का सपना था कि हैदराबाद एक इस्लामिक राज्य बने, और मोहम्मद अली जिन्ना की सलाह पर वह हैदराबाद को आजाद रखना चाहता था। लेकिन हैदराबाद रियासत में 85% हिंदू थे, इसलिए उनके ऊपर निजाम की सेना जबरदस्त अत्याचार भी करती रही। निजाम ने ब्रिटेन के प्रभावशाली वकील और ब्रिटिश क्राउन के पूर्व सलाहकार सर वॉल्टर मॉन्कटन का समर्थन भी हासिल किया, लेकिन दिल्ली हर बार एक कदम आगे थी।
1947 के शुरुआती दिनों में हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ने लगा। वारंगल जिले में हिंदू जुलूस को मुसलमानों के द्वारा रोका गया, दंगा भड़क गया, पर निजाम ने इस मामले पर आंखें मूंद ली और हिंसा तेजी से फैल गई। विशेषकर वैश्य समुदाय, जो एक धनी हिंदू समुदाय था, दंगाइयों के निशाने पर था। उनके घर जला दिए गए। पुलिस से मदद लेना व्यर्थ था क्योंकि हैदराबाद पुलिस भीड़ के साथ मिली हुई थी। 9 जुलाई को कृष्णा जिले के मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दी कि लगभग 2000 रिफ्यूजी वारंगल से मद्रास रेजिडेंसी भाग गए। फिर भी निजाम के महल में कोई चिंता नहीं थी। हैदराबाद राज्य जल रहा था और आम जनता की कोई परवाह नहीं कर रहा था। तब अयंगर ने एक जबरदस्त निर्णय लिया। अगर लोगों को बचाना है तो हैदराबाद के बिगड़ते हालातों की खबर दिल्ली में पटेल और भारत सरकार तक पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। उस समय दिल्ली में भी एक अयंगर थे, गोपाल स्वामी अयंगर। वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और उस कमेटी के सदस्य थे जो भारत सरकार के लिए रियासतों से समझौते के लिए बातचीत कर रही थी। तभी 10 जुलाई 1947 को गोपाल स्वामी के डेस्क पर एक लेटर आता है। ये कोई मामूली खत नहीं था क्योंकि इसे हैदराबाद से एयर मेल से भेजा गया था। उस वक्त हवाई जहाज से चिट्ठी भेजने का मतलब यह था कि मामला गंभीर है। पत्र में लिखा था, यहाँ की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अपनी सरकार के जाने के बाद निजाम लगभग हर मामले में व्यक्तिगत सरकार चला रहे हैं। मंत्री परिषद पूरी तरह से गायब है। बहुसंख्यक हिंदू समुदाय 15 अगस्त के बाद क्या होने वाला है इसे लेकर चिंतित है। ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश यदि जाने वाले हैं तो वो देश को जितना हो सके नुकसान पहुंचाकर ही जाना चाहते हैं। गोपाल स्वामी ने तो पहले ये सोचा कि ये लेटर फर्जी भी हो सकता है, पर जब उन्होंने खुद इसकी पड़ताल करवाई तो पाया कि पत्र में लिखी वो सब बातें बेहद सटीक थीं। इस जोखिम भरी हरकत का अयंगर को शुरू से ही एहसास था। 11 जुलाई को उन्होंने गोपाल स्वामी को तुरंत लिखा। लगता है कि चिट्ठी पत्रों पर सेंसरशिप हो रही है। अगर उनकी जासूसी पकड़ी जाती तो उनकी जान भी जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया। अब हर लेटर पहले वे दिल्ली में अपने दोस्त KRP अयंगर को भेजते थे, जो गोपाल स्वामी के घर से 1 किलोमीटर दूर अशोक रोड पर रहते थे। उसके बाद यह जानकारी दिल्ली में पटेल, VP मेनन और अन्य अधिकारियों तक पहुंचती थी और जवाब भेजने के लिए भी इसी खुफिया रूट का इस्तेमाल किया जाता था। अयंगर की जानकारी ने ही भारत सरकार को हैदराबाद की हर चाल के बारे में पहले से बता दिया, जैसा कि बेरार के मुद्दे पर हुआ। बेरार, जो कि आज के महाराष्ट्र में है, एक कॉटन बेल्ट था। यह इलाका पहले हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, जिसे 1903 में सेंट्रल प्रोविंस को लीज पर दिया गया था। निजाम सालाना उसका 25 लाख रुपए किराया वसूलता था और अब उसे बेरार पर भारत सरकार से नेगोशिएट करना था। निजाम जानता था कि सरकार इतनी बड़ी रकम को कभी हाँ नहीं करेगी और वो इसे बड़ा इशू बनाकर भारत में मिलने से बच जाएगा। लेकिन अयंगर की भेजी हुई जानकारी से माउंटबेटन, VP मेनन और दिल्ली फौरन इसकी मांग को मान लेते हैं और निजाम का ट्रम्प कार्ड फेल कर देते हैं। 10 अगस्त के लेटर में अयंगर ने एक बहुत ही गंभीर सूचना दी। उन्होंने लिखा कि निजाम ने अपने सेनापति को यूरोप भेजा है, स्विट्जरलैंड से गोला बारूद खरीदने और पाकिस्तान के रास्ते उसे हैदराबाद में लाने के लिए। आधिकारिक तौर पर इसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बताया जाएगा, लेकिन इसका असल मकसद कुछ और है। साथ ही सांप्रदायिक तनाव काफी बढ़ गया था। हिंदू परिवार अपने घरों से भाग रहे थे क्योंकि इत्तेहाद उल मुसलमीन और उसके वॉलंटियर फोर्स रजाकार मिलिशिया ने आतंक फैला रखा था। निजाम ने भी प्रो इंडिया लोगों पर कहर ढा रखा था। 25 अगस्त के लेटर में हैदराबाद के एक नए कानून के बारे में जिक्र मिलता है। हैदराबाद डिफेंस रूल्स के नियम 58(1)B के तहत ये आदेश दिया जाता है कि किसी भी सार्वजनिक समारोह में किसी भी विदेशी देश का झंडा नहीं फहराया जाएगा और ना ही उसे सलामी दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों दंडित किया जाएगा। ये विदेशी देश का इशारा भारत और उसके तिरंगे की तरफ था। पुलिस उन लोगों को टारगेट कर रही थी जो भारत का झंडा फहरा रहे थे या अपने कोट पर लगाकर चल रहे थे। अयंगर ने दिल्ली के हुक्मरानों को वो सच्ची तस्वीर दिखाई जो हैदराबाद के अखबार नहीं दिखा रहे थे।
अयंगर और भारत सरकार के बीच लिखित बातचीत स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही, लेकिन हैदराबाद बेहद सतर्क हो गया था। निजाम इस बात से हैरान था कि जो डॉक्यूमेंट्स उसने अपने मंत्रियों को भी नहीं दिखाए थे, वे भारत सरकार के पास कैसे पहुंच रहे थे। लेटर्स की सेंसरशिप शुरू हो गई। अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए अयंगर ने बिना सिग्नेचर के पत्र और नोट लिखना शुरू कर दिया था। अयंगर का आखिरी सिग्नेचर वाला लेटर 8 अक्टूबर 1947 को आया। उसके बाद हैदराबाद के बारे में बिना साइन वाले नोट्स मिलते रहे। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि ये अयंगर के ही थे। और 2 दिसंबर को आखिरी नोट आया। उसके बाद अयंगर जैसे हवा में गायब और उनका कोई पता नहीं मिलता। आने वाले महीनों में हैदराबाद का आइसोलेशन और गहरा होता गया। निजाम ने लगातार पाकिस्तान और ब्रिटेन से मदद की अपील की, लेकिन अब वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसकी अनऑफिशियल मिलिटेंट सेना रजाकार लगातार जनता पर अत्याचार कर रही थी। 1 साल बाद 31 अगस्त 1948 को भारत ने हैदराबाद के निजाम को अल्टीमेटम दिया, जिसमें रजाकारों को बर्खास्त करने और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय सैनिकों को हैदराबाद में तैनात करने की मांग की गई। यह प्रस्ताव निजाम ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब भारत के लिए निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया था। 13 सितंबर 1948 को भारत ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। इसमें भारतीय सेना के तकरीबन 35,000 सैनिक शामिल हुए। पहले दिन भारतीय सेना ने बड़े क्षेत्रों में कब्जा कर लिया था। 5वें दिन तक हैदराबाद का अधिकांश हिस्सा कब्जे में आ गया था और निजाम के लिए अब यह युद्ध जारी रखना असंभव हो गया था। 17 सितंबर 1948 को शाम 5 बजे उन्होंने अंततः सीज फायर की घोषणा की और हार स्वीकार कर ली। देश के एकीकरण की कहानी में सबसे उथल पुथल भरे अध्याय हैदराबाद का आखिरकार अंत हुआ। इतिहास में हैदराबाद के अड़ियलपन की, ऑपरेशन पोलो की और भारतीय सेना के योगदान के बारे में बात तो होती है, पर उस जांबाज सिपाही अयंगर का कोई जिक्र नहीं मिलता, जिसने खुफिया लड़ाई बंदूक से नहीं कलम से लड़ी थी। और आज पहली बार हम आप सभी को अरवमुदु अयंगर का चेहरा दिखा रहे हैं। आज से पहले इनकी कोई भी तस्वीर किसी रिकॉर्ड लाइब्रेरी या इंटरनेट पर भी नहीं है। कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री की टीम की अथक रिसर्च ने हमें जोड़ा उनके परिवार की 4th जनरेशन से अमेरिका में, और उनसे मिली हमें ये रेयर तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स। इनसे पता लगा कि आजादी के बाद भी वो ऑफिशियल और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े रहे और एक समृद्ध जीवन बिताया। पर उनके परिवार को और उनके आने वाली जनरेशन्स को भी नहीं पता चला कि उन्होंने एक जासूस के तौर पर इतना बड़ा काम किया था। ये सारी अमूल्य जानकारी साझा करने के लिए हम उनके परिवार का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि अयंगर उनमें से थे जो एकता के मिशन में योगदान दे रहे थे। ये है बर्थ ऑफ अ नेशन, एक ऐसी सीरीज जो भारत के इन नायकों की कहानियां आप तक ला रही है। सब्सक्राइब करें कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री को।